इस देश में हु हैज़ प्रॉस्पर्ड, को किसका भलाई हुआ इस देश में, कौन अमीर बन गया, कोई गरीब में ही ऐसी अटक गया। तो एक सिर्फ एक मात्र 1%, सो 1% पीपल हैव प्रॉस्पर्ड इन दिस कंट्री, दे आर रनिंग द कंट्री फ्रॉम बिहाइंड। बाकी पूरा 99% गरीब लोग हैं। ये अत्याचार हुआ, हमको जुर्म हुआ, हमारा घर जलाया, कोई हमारा लाश जलाने के लिए कोई जगह नहीं दिया, या हमारा लड़की पढ़ रही थी उसको स्कूल से बाहर भेज दिया, तो हमारे लड़कियों को बाहर बिठा रहे हैं। सब चीज़ ना, वोट हमको दे दो, सत्ता भी हम लेंगे, मगर हम बहुजन समाज पार्टी इसके खिलाफ है। हम सत्ता को पब्लिक का हाथ में रखेंगे। छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस का मेंबर्स है, वहाँ पे भी गरीब लोगों के ऊपर, खास करके दलितों और आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा भारी मात्रा में भ्रष्टाचार और अत्याचार हो रही है। BRS is doing grave injustice to SC and ST people. It is looting money in the name of SC and ST people. और किसी के घर का सामने ट्रैक्टर रखने के लिए, पाँव रखने के लिए जगह नहीं, उसको एक ट्रैक्टर दिया, वो क्या करेगा ट्रैक्टर से? किसको भलाई हुआ? ट्रैक्टर का शोरूम का भलाई हुआ। शोरूम ओनर कौन सा है? वो अपर कास्ट वाला है। तो गरीब लोगों का कहाँ भलाई हुआ? KCR का कोई रिश्तेदार है शोरूम का ओनर। देश में चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां अलग अलग राज्यों में चुनाव की तैयारी अपने स्तर पर करनी शुरू कर दी है। अभी मैं मौजूद हूँ तेलंगाना सिरपुर कागज़ नगर में, यहाँ पर हम एक ऐसे शख्स मिलने वाले हैं जो BSP की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए तेलंगाना राज्य में एक नई राजनीतिक गथा या पचकटा रचने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ RS प्रवीण की। अभी हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनसे हम जानेंगे कि BSP यहाँ पे किस तैयारी के साथ और किस एजेंडे के साथ यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरने वाली है। शुक्रिया। तो सर, इंटरव्यू हम लेने वाले हैं बाइलिंगुअल, इंग्लिश हिंदी दोनों, आपके जिसमें कंफर्टेबल हो, एंड यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी very much. So you have worked as an IPS officer, right sir? So and you are now in politics. So how, like, what is the difference between these two, and how and why you have entered in politics? IPS ऑफिसर एक रूल के मुताबिक काम करना होता है, वो भी अच्छा काम है, बहुत एंजॉय किया मैंने 26 साल। लेकिन जितना राजनीति में लोगों के भलाई कर सकते हैं उतना IPS में नहीं कर सकते, क्योंकि IPS ऑफिसर एक लिमिटेड रोल है, लोगों का सुरक्षा और जुर्म के तफ्तीश और बंदोबस्त, कई सारे चीज़ें आती है। लेकिन राजनीति में इसका बहुत बड़ा वाइड एरिना है कि राजनीति में जिसका सच्चा दिल है राजनीति में बहुत कर सकते हैं, और जिसका कोई रिश्वत वाला दिल है या भ्रष्टाचार वाला माइंडसेट है वो राजनीति में देश को विनाश कर सकता। लेकिन मैं लोगों का सेवा करने के लिए आया हूँ, और सेवा करने के लिए राजनीति बहुत अच्छा है, तो आई एम एंजॉयिंग। Okay sir, so you have decided like you will do politics, right? Yes. So whom do you meet first? Have you met first मायावती जी or someone else? मैं ज़िंदगी में पहली बार राजनीति में आ गया 2021 में। मेरा जॉब को इस्तीफ़ा दे के आ गया हूँ, और मैं जो पहली पॉलिटिशियन को मिला हूँ वो बहन जी कुमारी मायावती। तो बहन जी के अलावा मैं कोई पॉलिटिशियन से नहीं मिला हूँ अभी तक। Okay. Yes sir, like as we can see that like you have once said that you want to make every girl like Mayawati ji. Yes. So why this? What you have seen? देखिए, आदरणीय बहन जी का संघर्ष और प्रस्थान बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत स्फूर्तिदायक है, बहुत स्फूर्ति देती है वो। ये मामूली बात नहीं है कि बहुत शोषित समाज से पढ़ना और पढ़ के गवर्नमेंट जॉब, कई लोग गवर्नमेंट जॉब में शामिल लेने के सोचते हैं, कई लोग गवर्नमेंट जॉब में जाके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, अपना खुद का फैमिली को थोड़ा अच्छा रखना चाहते हैं। लेकिन बहन जी ने ऐसी नहीं सोची ना,
तो बहन जी ने जब मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने बहन जी का घर गए, जैसा हमको इतिहास बताती है, तो बहन जी ने आईएएस का प्रिपरेशन छोड़ के सीधा बहन मान्य श्री कांशीराम जी का जो रास्ता पे मान्य श्री कांशीराम चल रहा था, वही रास्ता पे बहन जी आने के लिए कोशिश किया। और बहन जी इतना बड़ा संघर्ष किया कि पिछले 40 वर्षों से संघर्ष जारी है। और जब चीफ मिनिस्टर पद का मौका मिले बहन जी को खुद की मेहनत से, तो वो लोगों का भलाई की, खुद का भलाई नहीं की। तो ये मामूली बात नहीं। इसीलिए मैं और लोगों का भलाई, खास करके गरीब लोगों का, खास करके जो शोषित लोगों का, पिछड़े लोगों का, जो दबे हुए समाज का भलाई करने के लिए हर फल वो कोशिश की। इसीलिए ये देश में हर महिला को बहन जी एक स्फूर्ति प्रदाता है, यानी कि रोल मॉडल है। तो हमारा ख्वाब भी यही है, हर औरत बहन जी के जैसा सोचना चाहिए, बहन जी का जैसा कॉम्प्रोमाइज़, कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है बहन जी, क्योंकि समाज के भलाई के लिए सोचती है। ऐसे बहन जी के जनरेशन के कई सारे पॉलिटिशियंस कई पार्टीज बदल के, कोई कांग्रेस में गया, कोई बीजेपी में, फिर बसपा में गया, कोई सपा में गया, कई कुछ गया, कोई कोई अपना दल शुरू किया। लेकिन बहन जी ने पिछले 40 सालों से एक ही पार्टी में रह रही है। वो इसका मतलब ये उसके अंदर जो बहन जी के अंदर जो जुनून है और विचारधारा के ऊपर उम्मीद है या होप यानी कि कमिटमेंट है, तो ये बहुत अहम चीज़ है और बहुत महत्वपूर्ण है। हम इससे हम बहुत प्रेरित हैं। बिल्कुल। पॉलिटिक्स के बारे में सर हम बात करने ही वाले हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ऑडियंस है, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। लाइक यू हैव वर्क एज सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। एब्सोल्युटली यस। तेलंगाना सोशल वेलफेयर, राइट? हाँ जी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ जी। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हाट यू हैव found major problems in that particular welfare, and what you have done for the tribals and for the welfare of marginalized. गरीब लोगों का पढ़ाई के बारे में, यानी कि तालीम, शिक्षा के बारे में लोग सरकार कभी भी जस्ट ये टोकनिस्ट है, यानी कि नाम के वास्ते करती है। ये लोगों का वोट चाहिए, वोटों के लिए कुछ करो, यार हॉस्टल नहीं तो हॉस्टल बनाओ, चावल नहीं तो चावल दे दो, या नहीं तो उसके सहारा नहीं तो सहारा दे दो। लेकिन सरकार में जो बैठता है, तो ये बैठने वाले लोग, ये बाबू लोग या नहीं तो ये चौधरी लोग, ये लोग सरकार में बैठ के ये गरीब लोगों का बच्चों को अपने बच्चों के जैसा बनना करके कभी भी नहीं सोचते हैं। ये हकीकत है। मैं खुद एक नायवासिक आश्रम यानी कि हॉस्टल के प्रोडक्ट हूँ, मेरे को मालूम है क्या है। तो ये लोग हमारा उन्नति के बारे में, बढ़ाई के बारे में, या हमारा जॉब के बारे में, हमारा स्वाभिमान के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा। तो इसीलिए मैंने आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद, मैं भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद भी मैं अपने देश वापस आ गया। वापस आके जो दलित समाज है, जो शोषित समाज है, जो पिछड़े हुए समाज है, दबे हुए समाज है, वो समाज के लिए काम करना चाहता था। इसीलिए मैंने पुलिस नौकरी से थोड़ी देर के लिए बाहर आके मैंने अपने पूरा हथियार बगल में रख के, तो मैं सामाजिक कल्याण विभाग में एक पद ले लिया हूँ सचिव करके। तो उससे 9 साल काम किया, बहुत अच्छा लगा। तो यही असली प्रॉब्लम है। तो ये सरकार के दिल के अंदर ये गरीब लोग हमारे बच्चों के जैसा बनना करके नहीं है। अच्छा सर, लाइक आपने एज ए सेक्रेटरी ज्वाइन किया, राइट? तो उस वक्त आपने क्या काम किया था? कुछ लाइक पॉइंट बता दें आप कि हमने ये किया वहाँ पे एज ए सेक्रेटरी रहते हुए, जो पहले मतलब नहीं किया जाता था। या अच्छा, पहले तो उसको खुद को रखने के लिए जगह नहीं था। ये टीना शेडों में रहते थे लोग, ये मुर्गियों की तरह जीते थे। तो लड़कियों को क्लासरूम और डॉर्मेटरी दोनों एक ही थे। तो टॉयलेट्स में पानी नहीं आते थे, कई स्कूल्स में टॉयलेट नहीं आते थे, कई स्कूल में बाहर जाते थे टॉयलेट के लिए। तो कोई सिक्योरिटी नहीं था, कंपाउंड वाल नहीं था, इंग्लिश मीडियम में नहीं था। सारे अमीर बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, गरीब बच्चे तो अपने मातृभाषा में पढ़ते। मातृभाषा में पढ़ने में हम भी कबूल है, लेकिन अंग्रेजी भाषा भी आना चाहिए, फ्रेंच भी आना चाहिए, स्पेनिश भी आना चाहिए, व्हाई नॉट। तो इसीलिए
हम वो पूरा अंग्रेजी भाषा में इंट्रोड्यूस किए। और टीचर्स का बहुत कमी होते थे, टीचर्स का वैकेंसीज होते थे, ये पूरा बना दिए, मतलब फिल किया। और स्कूल्स भी बहुत सारे नहीं रहते थे, वो स्कूल्स भी बना दिया। SC/ST सब प्लान होते थे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो वो सब प्लान के जरिए हमने बहुत सारे स्कूल्स भी बनवाया। और यूनिफॉर्म नहीं होते थे, अरे भागने के लिए शूज़ भी नहीं आते थे, तो वो भी शूज़ अगर आए तो भी फर्जी शूज़ आते थे। कई नंबर 2 धंधा में शूज़ परचेज करके देते थे बच्चों को, पेन भी नंबर 2 धंधा पेन देते थे। तो इसीलिए हमने पूरा एकदम स्ट्रीमलाइन किया। बच्चों को खाना भी ठीक से नहीं मिलता था, नॉन वेज नहीं मिलता था, चिकन नहीं मिलता था, मटन नहीं मिलता था, लेकिन हम पूरा लागू किया। तो इसीलिए बच्चे बहुत संतुष्ट थे। और बच्चे के बीमार पड़े तो चलो घर भेज देते और घर में वो मर जाता था, लेकिन हम पूरा कंट्रोल सेंटर बना के, कंट्रोल रूम बना के पूरा बच्चों का हेल्थ पूरा हम मॉनिटर किया। और खास करके 12वीं कक्षा के बाद में बच्चों का शादी होते थे बच्चों का, तो शादीशुदा वो पूरा हम थोड़ा डिस्करेज करके डिग्री कॉलेज भी लगाया, रेजिडेंशियल डिग्री के 45 डिग्री कॉलेज लगवाया। सो बहुत अच्छा हो गया। तो सिस्टम 10 लाख लोग हमारा हाथों से निकल गया और बहुत सारे लोग कामयाब हैं ज़िंदगी में। ओके सर, हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप जो है फुल फ्लेज मोड में जो है कैंपेन वगैरह कर रहे हैं, राइट? तो ऑलमोस्ट प्रिपरेशन इज़ गोइंग ऑन, राइट? यस। और तेलंगाना में दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। हाँ जी। दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक second वी week। कैन एक्सपेक्ट, है ना? तो चुनाव आयोग का yes, डिपेंडेशन। so just we want to know like will BSP ally with BRS, BJP, कांग्रेस? देखिए, हमारा आदरणीय बहन जी और नेशनल प्रेसिडेंट ने एक पॉलिसी बनाया कि हम ना NDA से जाएंगे ना इंडिया से जाएंगे, यानी कि कांग्रेस और अदर अन्य दलों से या BJP और अन्य दलों से, ना उस कैंप में ना इस कैंप में। हम मजबूरों का सरकार यानी कि गरीब लोगों का सरकार बनाएंगे। गरीब लोगों का हमारे खुद का एक फ्रंट है। तो हमारा नेशनल पॉलिसी है कि हम ना उस तरफ जाएंगे ना इस तरफ जाएंगे, और हम हमारा गरीब लोगों का वॉइस बन के रहेंगे, ये हमारा पॉलिसी है। तो बहन जी ने तेलंगाना में ये भी महत्वपूर्ण ऐलान किया है मई 7 इस साल में, कि जब हमारा बहुत बड़ा मीटिंग हो गया था बहन जी का, तो तेलंगाना का भरोसा का मीटिंग, तो उसमें बहन जी ये भी ऐलान किया है, अगर बहुजन समाज पार्टी अगर अच्छा नंबर्स आते हैं तो प्रवीण कुमार यानी कि प्रवीण कुमार उसका बहुजन समाज पार्टी का CM चेहरा बनेंगे करके भी ऐलान किया है। अगर जो पार्टी बहन जी जो कंडीशंस बनाई है वो कंडीशंस का अगर कबूल हो तो कोई भी पार्टी, तो हम उससे बहन जी का परमिशन लेके जरूर उसका संगठन में उसको शामिल करवाएंगे। स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी कोई अलाइ नहीं होने वाला है किसी नेशनल पार्टी से, राइट? फिलहाल तो हम उसके बारे में नहीं सोच रहे, तो हमको लोगों का प्यार और मोहब्बत मिल रहा है और हर दिन हम जमीन पे है, मैदान पे है। विल यू गो सर? विल यू डिस्कस दीज थिंग्स? ऑफ कोर्स, अब जो भी डिसीजन लेना है तो बहन जी का परमिशन के बिना हम नहीं लेंगे, क्योंकि शी इज़ आवर नेशनल प्रेसिडेंट, आवर्स इज ए नेशनल पार्टी, तो वी विल नॉट टेक एनी डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग आदरणीय बहन जी। ओके सर, व्हेन आई वाज doing research, so I found like we are 99% yes campaign, so what it is? Very nice question. So no, इस देश में who has prospered, किसका भलाई हुआ इस देश में? कौन अमीर बन गया, कोई गरीब में ही ऐसी अटक गया? तो सिर्फ 1%. So 1% people have prospered in this country. They are running the country from behind. बाकी पूरा 99% गरीब लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो, और कोई दल, तो वो सभी लोगों का भलाई नहीं हुआ, ये पूरा लुटाई हो गए वो लोगों का। तो इसीलिए ये 99% वाले इसके खिलाफ जो अन्याय हो गया है, जो जुर्म हो गया, जो धोखा हुआ है ये लोगों से, उसको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए वो 99% लोगों को जागृत करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, पेरियार रामास्वामी, छत्रपति साहू महाराज, माननीय श्री कांशीराम जी और बहन जी कुमारी मायावती, कई लोग रेवोल्यूशनरीज काम किए। तो ये 99 लोग, ये देश में जो जंग चल रहा है अभी, वो जंग जो है 1% वर्सेस 99। 1% एक तरफ है, वो अंबानी, अदानी और जितने भी अमीर लोग हैं जो गरीब लोगों को लूट के, बैंकों को लूट के, विजय मल्ल्या
नीरव मोदी, ये सभी लोग, जितने भी लोग गरीब लोगों को लूट लिया, वो लोगों के बीच और गरीब लोग जी जो 99% गरीब लोग हैं, वो गरीब लोगों के बीच वो लड़ाई है। वो लड़ाई में गरीब लोग जीतना चाहिए, तो अमीर लोग नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा ये 99% के साथ रहेंगे और उसका आवाज़ बन के रहेंगे। अच्छा, ये कैंपेन तो हम आगे हैं आपको अभी एक जगह उतरने वाला है। ओके ठीक है, बात कर सकते हैं आप, चलिए सर फिर बात करें। तो सर अभी आप जस्ट अपने कुछ कार्यकर्ता से मिले हैं, क्या था वो? हम वो लोग अपने कार्यकर्ता नहीं या। हैं, लेकिन वेल विशर्स है। या ओके तो ये लोग इससे पहले चुनाव में कांग्रेस के साथ गए या भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, कई लोग बीआरएस के साथ गए, लेकिन वो लोग को वो पार्टीज ने धोखा दिया। ये लोग बहुत असंतुष्ट है, डिससेटिस्फाइड है। तो ये लोगों को ये लग रहा है कि ये पार्टीज हमेशा बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस है, सभी पार्टीज ये लोगों को चीट करने वाली पार्टीज। तो ये लोग जब से बहुजन समाज पार्टी में प्रवीण कुमार या आरएसपी ज्वाइन हो गया, तो लोग यहाँ मुझे आरएसपी कहते हैं, तो प्रवीण कुमार जैसा ज्वाइन हो गया, तो उसके बाद पार्टी और जिसको जैसा आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद मिले हैं, तो तब से लोगों को एक नया उम्मीद आ गया कि ये पार्टी कुछ करने वाली है। इसीलिए वो लोग वो पूरा कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस जितने भी मनवादी पार्टीज है, वो मनवादी पार्टियों को छोड़ के अभी वो लोगों का असली रूप पता चल गया लोगों को। तो इसीलिए वो लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ आने के लिए कबूल है। तो इसीलिए हम उसका घरों को जाके पार्टी का आइडियोलॉजी बता के और पार्टी क्या करने वाली है आने वाले दिनों में और पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या की है, तो वो सभी चीज़ हम बता के लोगों को आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी। और सर लाइक एज पर प्रीवियस डेटा राइट? हाँ जी। और यहाँ पे सीट जो है SC ST के लिए जो है, SC के लिए 18 है और ST के लिए 19 है और ST के लिए 12 है। तो अभी फिलहाल का बता रहे हैं या बात का प्रीवियस डेटा? अभी 19 CSC का है और 12 ओके व्हाटएवर डिस्ट्रिक्ट। so will BSP only contest on this seat? 9 पूरे हमारे तेलंगाना में 119 है जी। पूरा 119 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और कई जगह हम बहुत मजबूत है जी। आने वाले दिनों में कई जगह हम सक्सेस भी हासिल करेंगे। ओके सर, विल यू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन आल्सो? ऑफ कोर्स यस, आई एम कंटेस्टिंग फ्रॉम सिरपुर कागज नगर। हम जहाँ घूम रहे हैं जी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ओके सर, तो व्हाट विल बी द बीएसपी एजेंडा इन अपकमिंग तेलंगाना असेंबली इलेक्शन? बहुत बढ़िया सवाल है कि सबसे पहले लोगों को आज़ादी प्रसाद करना। यहाँ लोगों को आज़ादी नहीं है, दबे हुए हैं और लोग बहुत परेशान हैं केसीआर के गुंडागर्दी से। तो सबसे पहले लोगों को आज़ादी दिलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये केसीआर का गुंडागिरी से, भ्रष्टाचार से आज़ादी दिलाना। तो आज़ादी हमारा सबसे पहला आज़ादी लाइक फ्रॉम व्हाट? आज़ादी फ्रॉम भ्रष्टाचार, आज़ादी फ्रॉम गुंडागिरी, ओके, आज़ादी फ्रॉम लूटमार और आज़ादी फ्रॉम दर्द। सर, आप एज ए IPS ऑफिसर रह चुके हैं और तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों एक ही जब वक्त था, जब साथ में ही था, तो उस वक्त जो है हम NCRB की डाटा की माने तो दलित एट्रोसिटीज़ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। और अभी भी हम देख रहे हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग होने के बावजूद भी नंबर्स के मामले में बोले तो 6 या 5, 7 पे आपको दिख जाएगा दलित एट्रोसिटीज़ के मामले में। तो क्या जब आप कह रहे हैं कि आज़ादी की बात, तो क्या उसमें शामिल है दलित एट्रोसिटीज़? ऑफ कोर्स दलित के ऊपर जो दलितों और जनजातियों के ऊपर जो अत्याचार हो रही है वो भी हमारा एजेंडा में है, उससे भी आज़ादी हमारा एजेंडा में शामिल है। तो सबसे पहले वही रहेगा, क्योंकि सुरक्षा बहुत अहम चीज़ है। सुरक्षा के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए पहला बल नंबर वाला वही है कि जो दलितों के ऊपर
उसका घरों के ऊपर और उसके स्वाभिमान के ऊपर जो भी जुर्म करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा हमारा राज्य में। तो सर, आप एज ए IPS ऑफिसर, आपके पास कोई ऐसा केस आया एट्रोसिटीज का? व्हाट यू हैव टेकन द स्टेप? बहुत आया। जब मेरा 26 साल के नौकरी में बहुत सारे एट्रोसिटीज का केसेस हमारा दृष्टि में आ गए। जब मैं शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल कास्ट समाज से आता हूँ, तो जब शेड्यूल कास्ट समाज से कोई ऑफिसर आता है और उसका आइडेंटिटी लोगों को पता चल जाता है ये हमारा समाज का ऑफिसर है करके, तो लोग, बहुत सारे लोग अत्याचार से जख्मी है, वो सब लोग आएंगे, बहुत तेज़ी से आएंगे, बहुत भारी मात्रा में आएंगे। वो सभी लोगों को न्याय या इंसाफ दिलवाना हमारा काम होता है। संविधान में लिखा हुआ है कि गरीब लोगों का सहारा देना है, गरीब लोगों को ये भ्रष्टाचार और अत्याचार से बचाना है। ये जब उसका ही समाज का लोग आते हैं, वो सत्ते पे बैठते हैं, तो और कई लोग सामने आके हकीकत बता देते हैं लोगों को, देखो हमारे ऊपर ये भ्रष्टाचार हुआ, ये अत्याचार हुआ, हमको जुर्म हुआ, हमारा घर जलाया कोई, हमारा लाश जलाने के लिए कोई जगह नहीं दिया, या हमारा लड़की पढ़ रही थी उसको स्कूल से बाहर भेज दिया, तो हमारे लड़कियों को बाहर बिठा रहे हैं। वो सब चीज़ होता है, वो सब चीज़ हमारे को लोग ओपनली बताते थे। पूरा केसेस हम FIR दर्ज करवाते थे, जहाँ FIR दर्ज का, कई जगह FIR दर्ज करने का जरूरत भी नहीं होता था, एक बात बोलने से ही लोग सुधरते थे। तो ये सब करना चाहिए। और आखिर बाबा साहब ने आरक्षण किस लिए दिया? आरक्षण तो इसीलिए है ना कि आरक्षण खुद के फैमिली और खुद का बंगला बनाने के लिए थोड़ी है। आरक्षण इसीलिए दिया गया संविधान में कि न केवल आप अच्छा होना चाहिए, बाकी पूरा समाज को सुरक्षा देना चाहिए। यही तो आरक्षण के मतलब है, मायने। Okay, sir, like you are campaigning and I have seen a slogan, वोट माको अधिकारम मेको। What it is? मतलब हमको वोट दो, आपको हम सत्ता देंगे। तो अभी क्या हो रहा है ना, वोट हमको दे दो, सत्ता भी हम लेंगे, मगर हम बहुजन समाज पार्टी इसके खिलाफ है। हम सत्ता को पब्लिक के हाथ में रखेंगे। People will decide. It's not me. People will decide what is good for them. I'm not going to decide. Okay. I'll take their opinion and then they will decide. They must have a feeling that, look, this is the party which has empowered us. This is the party which made us powerful. Yeah. So, but all the other parties, what do? They take the vote and then they keep the power to themselves. And then they do all भ्रष्टाचार। हम ऐसा नहीं करते। वोट हमें दीजिए, आपको हम सत्ता पे बिठाएंगे। तो सर ये फिर आपका तकदीर आप ही बदलना चाहिए। या ओके। तो प्रवीण वाली मल्ली क्या है, लाइक प्रवीण रावली पालन माराली, इसका मतलब प्रवीण कुमार सत्ता पे बैठना चाहिए, जैसा आदरणीय बहन जी चाहा, तो प्रवीण कुमार सत्ता पे बैठना चाहिए और हमारा स्टेट का प्रशासन, अनुशासन और सुशासन वो पूरा लागू होना चाहिए। Oh, mybsp.in portal you are running, right, sir? So what it is, and what I have seen, like it is kind of issues solving website, right, sir? Correct. So do you have a number? Yeah, we have a number 9777909777 and mybsp.in। ये एक पोर्टल है, जैसा गूगल होता है, सो जैसा अमेज़न होती है, जैसा कई सारे पोर्टल्स होती है। सो हम अपने जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो लोग वो अपना समस्या के बारे में, उसका सॉल्यूशन के बारे में mybsp.in को कॉल कर सकते या टाइप कर सकते। उसका एक ऐप होता है, वो ऐप में टाइप करें तो सीधा हमारा ऑफिस में पहुँचती है वो मैसेज विथिन 1 मिनट और सो। देन हम तुरंत हमारा पार्टी पदाधिकारी जो भी है उस एरिया में उसको बता देंगे, उसको फॉरवर्ड कर देंगे बस। और फॉरवर्ड करने से वो पूरा एक बार फिर देख लेगा, वो देख के वो ज़मीन पे जाएगा, जाके वो तफ्तीश करेगा और तफ्तीश करके क्या सच है क्या झूठ है, किसी ऑफिसर के साथ है प्रॉब्लम या किसी खुद के पास है प्रॉब्लम या ऑफिसर के पास है, कोई गुंडागिरी कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या लॉयर के पास प्रॉब्लम है, ये पूरा पता करके हम उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कोशिश करेंगे। अब तक कितने सारे कंप्लेंट्स आ चुके हैं सर? मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा। 1000 से ज़्यादा। ये कब से शुरू किया था आपने? पिछले 3-4 महीने से। 3-4 महीने से। ओके।
sir, like BRS is running, like KCR is running so many schemes related to Dalit and SC, ST and Adivasi, right? So schemes like Dalit Bandhu Yojana, right? So do you think that BRS is enough in Telangana state, right? The BRS is doing justice to SC and ST. What do you take? BRS is doing grave injustice to SC and ST people. Okay. It is looting money in the name of SC and ST people. So Dalit Bandhu Yojana is one of such schemes. Dalit Bandhu Yojana में ये होता है, सरकार के मनी जो गरीब शेड्यूल कास्ट लोगों को जाना था, वो मनी जो है आज BRS कार्यकर्ताओं का जॉब में जा रहा है. तो 10 लाख एक फैमिली बोलते हैं, लेकिन वास्तव रूप में तो ये 10 लाख 5 कार्यकर्ताओं का फैमिलीज़ को बांटा जाता है. उसमें कमीशंस होता है. रूलिंग पार्टी MLAs पूरा 30% कमीशन लिया है उसमें. तो पूरा इलेक्शन को जितने भी खर्चा है वो पूरा दलित बंधु से निकलवा रहे ये लोग. ये सच है. दलित बंधु स्कीम से अभी तक कोई SC का ज़्यादा भलाई नहीं हुआ. तो अगर भलाई हुआ तो बता दो कहाँ हुआ. अरे किसी का झोपड़ भी नहीं है, झोपड़ भी ठीक से नहीं है, किसी का रहने के लिए जगह नहीं है, उसको तुमने हार्वेस्टर दिया, 24 लाख का हार्वेस्टर दिया, 3 लोगों को मिला के 24 लाख का हार्वेस्टर दिया. किसको भलाई हुआ? हार्वेस्टर का जो शॉप है ना उसको भलाई हुआ, ये लोगों को थोड़ी भलाई हुआ. वो ऐसी घरों के सामने रखी हुआ है. और किसी के घर का सामने ट्रैक्टर रखने के लिए, पाँव रखने के लिए जगह नहीं, उसको एक ट्रैक्टर दिया. वो क्या करेगा ट्रैक्टर से? किसको भलाई हुआ? ट्रैक्टर का शोरूम का भलाई हुआ. शोरूम ओनर कौन सा है? वो अपर कास्ट वाला है. तो गरीब लोगों का कहाँ भलाई हुआ? KCR का कोई रिश्तेदार है शोरूम का ओनर. तो इसमें गरीब लोगों का भलाई नहीं हुआ. गाय दे दिया या भैंस दे दिया, वो हरियाणा से कहीं लाया, वो आंध्र प्रदेश से लाया, वो पूरा लोगों को दिया. और फिर क्या हुआ? जैसा भैंस दे दिया फिर आधा, फिर भैंस वापस चले गए. तो ये पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है. फेक कंपनीज आ गया इसको बंटवारा करने के लिए. इसी का खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं. ये KCR का मतलब दलित समाज को, जैसा बहुजन समाज पार्टी में प्रवीण कुमार का एंट्री हो गया, तब से KCR को डर आ गया. इसीलिए वो दलित बंधु स्कीम लगाया, बाबा साहेब का 125 फीट का मूर्ति लगाया और हमारा सचिवालय को बाबा साहेब का नाम लगाया. ये सब किस लिए कर रहा है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मजबूत है. बहुजन समाज पार्टी सवाल कर रही है. बहुजन समाज पार्टी इसका भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रही है. इसीलिए वो बहुत डर के यही समाज के वोट पूरा बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं जाना करके ये पूरा स्कीम्स लगाया. उसके अलावा ये समाज वास्तव रूप में ऊपर उठाना, गरीबी से आज़ादी मिलना करके इसको बिल्कुल नहीं है. गरीबों को फिर गरीबी रखने का साजिश है. ये सिर्फ BRS पदाधिकारियों को, BRS कार्यकर्ताओं को भलाई करने के लिए, उसको जॉब पूरा जेब फिल करने के लिए प्रोग्राम है. रिसेंटली आपने सर एक लॉन्च किया था एक प्रोग्राम, राइट? स्टूडेंट लीडर्स एज ए शैडो मिनिस्टर. करेक्ट. व्हाट वाज दैट? एंड यू हैड लॉन्च इट in Warangal, right? Correct. So what was that and what is the concept behind this? The concept is like today's ministers, most of them are not aware about what is happening in their concerned department, and then they have no idea whatsoever. Some people cannot even read and write, but for various political calculations they have been made as ministers. So my point is such people will not be able to deliver any service whatsoever to the people. So हमारा विचार ये था कि if you train the students right from young age, or if you train the student leaders from young age to know what is happening in various departments, to know how public policy works, what are the advantages and disadvantages of public policy, what are the limitations of public policy, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए हमने ये शैडो मिनिस्टर कॉन्सेप्ट लगवाया. इससे बहुत बच्चों को या यानी कि युवा नायकों को बहुत भलाई होगा. So otherwise if a student is trained, if a student leader is trained in public policy and its implementation right from its concept and then until the process of implementation and the feedback, so he or she will become a very good minister in the days to come.
So that is why we wanted to have a shadow minister. Right now there is no such concept in India, but we wanted to train the leaders. Yeah, so it's a new thing. Like, Yes. how will you train them? Yeah, we will attach them to ministers' offices. Okay. Yeah, and then they will understand, they will go through the ministers, they will travel with the ministers, and they will see how ministers sign the files, and how ministers decide upon the policies, and how ministers oversee the implementation of policy, Okay. and how ministers take the feedback from the people. So ये सब चीज़ों के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए Okay. बच्चों को. So what will be the ratio between students and the minister ratio, or you will We are run? thinking to have at least 3 to 4 shadow ministers per ministry, so Yeah. that they understand various aspects of policy. Okay. So whether it is integrated child development scheme, whether it is education, whether it is health, or whether it is endowment, or farmers, or the trade, whatever. Yeah. So every department will have such people. So they will be an asset to the country. Yeah. So we don't want them to work just like assistants to ministers, but we want them to work like the partners of the policy making. If BSP comes to power, what will be the 5 works you will do at first cabinet meeting? First thing is we are going to give 50 meters, make a U-turn. 1 acre of land Yeah. to poor people, landless poor people. Then we are going to register that land in the name of women. Then दूसरी चीज़ जो है we are going to create 10 लाख jobs. Then तीसरी चीज़ जो है we are going to create we are going to establish about 1 international standard school per every mandal. Okay. Then we are going to give pattas to all assigned lands which are distributed to people over a period of time. Then fifth one is we are going to ban all kiosks जो गली गली में जो यहाँ शराब बेच रहे वो shops पूरा बंद कर देंगे. We will restrict the access to liquor. Yeah. Then we are going to make right to opportunity as fundamental right. Okay. So जो ग्रेजुएट है तो उसके बाद उसको स्किल्ड है तो उसको तो रोजगारी जरूर मिलना चाहिए, उसके बारे में प्रयास करेंगे. Then we are also going to ensure that all the youth be given coaching free of cost in every village. For all competitive examinations, not just for UPSC and State Police Services, State Public Service Commission. Yeah. पूरे jobs को कैसे देना वो भी हम सोचेंगे. Then we are going to ensure that all the government contracts are distributed according to the number of people. I mean जैसा माननीय श्री कांशीराम जी ने बताया कि जिसकी उतना संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी. तो we are following the same principle and then ensure that all the government contracts are distributed to poorest of the poor people. Yeah. And again 50% of those contracts will be given to women, and then women will be trained in those trades. Okay. So and we ensure that we will ensure that at least one student from every poorest of the poor family Yeah. goes to international school, for foreign universities, Yeah. to have higher education and come back to the country. Yeah. So this is another plan we have. Yeah. So like that we are going to unveil a lot of new schemes for farmers. Okay. So particularly the tenant farmers in Telangana are given a raw deal. They are not given any support from the government, and then we are going to recognize tenant farmers, and we are going to give them maximum possible support. Like that we are going to create a lot of Like as you have mentioned many problems and many things you will cover in when you comes to power, right? So I want to ask you a question, like what do you think about the new India Alliance? Like they are also catering all these problems in their manifesto and agenda. So what do you think about? I have no hope on either NDA or
India alliance, Yeah. because both of them belong to the same category. Yeah. So when I say category, they belong to the exploitative category. लोगों को कैसे लूटने में ये लोग PhD किए हैं, तो आई हैव नो होप. क्या इंडिया ये देश को 55 साल करीब रूल किया है, फिर भी ये देश में गरीबी है, बेरोजगारी है और ज़्यादा संपत्ति लोगों का घर में ना है. तो आई हैव नो होप ऑन इधर इंडिया. जहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस का मेंबर्स है, वहाँ पे भी गरीब लोगों के ऊपर, खास करके दलितों और आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा भारी मात्रा में भ्रष्टाचार, अत्याचार हो रही है. अभी आपने मेंशन किया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे आप बीएसपी को कैसे देखते हैं आप? बीएसपी मजबूत हो रही है, हर जगह बीएसपी मजबूत हो रही है. ऐसा नहीं है कि बीएसपी ऐसी सो गया है. नो, बीएसपी इज रिवाइविंग एंड देन एवरी डे यू सी लॉट ऑफ BSP cadres coming onto the streets, going to villages, going to mohallas, and then trying to educate people. BSP, unfortunately, does not have a media of its own. Maybe BSP has no, 24/7 satellite channels. उसके पास इतना पैसा कहाँ है? तो BSP always believed in making people powerful, but not party powerful. So we want, I think, Manishri Kanshiram ji and then Adarniya Bain ji, Mayawati ji, दोनों. They had spent all their life to empower people. गरीब लोगों का घरों में संपत्ति आने के लिए बहुत सारे योजना कल्पना बनाए, लेकिन खुद का पार्टी के लिए पैसे कोई नहीं कमाया. सी बीजेपी, दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्टी, मोस्ट रिचेस्ट पार्टी. BRS पिछले 10 साल से हुकूमत में है, एंड देन सी हाउ मच मनी दे हैव मेड, अबाउट 2000 करोड़ जो है उसके पास. सो वी डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ थिंग. सो दैट्स व्हाई. Okay, sir, good to talk with you. And anything you want to share with Telangana people and with our viewers? With India, with your viewers also. Yeah. आने वाले दिनों में बहुजन राज जरूर रंग लाएगी अपने जीवन में. तो बहुजन समाज पार्टी इज द ओनली होप for this country, because both BJP, Congress and Communists, all these parties have miserably failed in fighting poverty, fighting illiteracy and fighting discrimination. But BSP is the only party which has such a powerful ideology, so which will never die, and then which is going to protect this nation, protect the constitution and protect every citizen of this country from exploitation. Jai Bhim, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you. वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं.